हाल ही में पहलगाम हमले के बाद एक समिति विशेष रूप से लगातार चर्चा में रही है और उस समिति का नाम है सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। आज हम इस वीडियो में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामान्य संगठन को जानने का प्रयास करेंगे, उसकी भूमिका को जानेंगे और पूरी तरह से जो कैबिनेट कमिटीज होती हैं उनका गठन किस प्रकार से किया जाता है और भारत में वर्तमान में कितनी कैबिनेट समितियां हैं, इस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे देश में जो सुरक्षा पर कैबिनेट समिति होती है उसकी भूमिका क्या होती है। आप जानते हैं कि पहलगाम हमला हाल ही में हुआ था और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा विशेष रूप से इस तरह के हमलों के बाद महत्वपूर्ण हो जाती है और इसलिए हमले के बाद सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई। इसके बाद ये समिति लगातार चर्चा में रही, तो इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को आप सामान्यतः सीसीएस के नाम से भी संबोधित करते हैं, कई जगहों पर सीसीएस ही इसको लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ये हमारे देश की रक्षा नीति, हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित नीति, कई मामलों में हमारे देश के व्यय से संबंधित नीतियों पर महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करती है और इन पर निर्णय लेने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। विशेष रूप से देश की रक्षा नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। साथ ही हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों में महत्वपूर्ण नियुक्तियों में भी इस समिति की विशिष्ट भूमिका होती है। और जब हम अपने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निकायों की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से निकाय शामिल हो जाते हैं? सशस्त्र बलों से संबंधित नियुक्तियां उसमें शामिल हो जाती हैं और सशस्त्र बलों का मतलब है आर्मी चीफ की नियुक्ति या नेवी चीफ की नियुक्ति या उसके बाद एयरफोर्स चीफ मार्शल की नियुक्ति में जो हमारे देश की सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति है वो विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करती है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की नियुक्ति भी मुख्यतः सीसीएस के द्वारा की जाती है, उसमें उसकी विशिष्ट भूमिका होती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके अलावा इंटरनल जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनके चीफ्स की नियुक्ति में भी, इनमें महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति में भी सीसीएस की विशिष्ट भूमिका होती है। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। इस समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और इसमें सदस्य कौन कौन से होते हैं? इसमें रक्षा मंत्री इसके सदस्य होते हैं, वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं, विदेश मंत्री इसके सदस्य होते हैं और गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैबिनेट के 4 सबसे प्रमुख मंत्री इसमें सदस्य होते हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा सीसीएस की अध्यक्षता की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सीसीएस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मामलों पर सचिव स्तर के कोऑर्डिनेटर, समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं। आवश्यकता अनुसार इसमें अन्य सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा सीसीएस की सभी बैठकों और कार्रवाइयों का एक रिकॉर्ड रखने की जो जिम्मेदारी होती है वो कैबिनेट सचिवालय की होती है। तो हमने इसके संगठन के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर ली। इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या होते हैं? सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है देश की रक्षा संबंधी मुद्दों से निपटना, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए समय समय पर उठाए गए विभिन्न कदमों पर सीसीएस लगातार चर्चा करता है। भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सौदों से संबंधित मुद्दों पर भी लगातार निर्णय लेता है, उन पर चर्चा करता है। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी राजनीतिक मसले हैं उन पर भी चर्चा करता है। जो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा मैकेनिज्म है, उसकी आवश्यकता का लगातार मूल्यांकन करता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आप जानते हैं परमाणु ऊर्जा भी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। तो उससे संबंधित मामलों पर चर्चा करना, उसकी रणनीति तय करना, उसकी दिशा को निर्धारित करना, इसके अंतर्गत भी सीसीएस की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह हमने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के महत्वपूर्ण कार्य भी जान लिए। इसकी भूमिका को आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा देश की रक्षा नीति को महत्वपूर्ण दिशा देने का प्रयास करता है। यहां पर एक लगातार शब्द आया है कैबिनेट समितियां। तो कैबिनेट समितियों के बारे में भी सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। कैबिनेट समितियों का उल्लेख या इनके गठन का उल्लेख किसी भी प्रकार से भारत के संविधान में नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कैबिनेट समिति का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। तो फिर इनका गठन क्यों किया जाता है? इनका गठन इसलिए किया जाता है कि सभी निर्णय अगर बड़ी मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में होंगे
तो निर्णय लेने में देरी हो सकती है और इसलिए मंत्रियों के छोटे समूहों को विशिष्ट नीति क्षेत्रों पर निर्णय लेने की अनुमति देकर केंद्रीय मंत्रिमंडल पर बोझ को कम किया जाता है, बोझ को कम कर दिया जाता है और साथ ही निर्णय लेने की तीव्रता को, उनकी स्पीड को भी बढ़ा दिया जाता है, गति को बढ़ा दिया जाता है, ताकि छोटे समूह के द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दों पर तेजी से निर्णय लिया जा सके और उन्हें तेजी से इंप्लीमेंट किया जा सके। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण कैबिनेट समितियों का गठन किया जाता है। इनका गठन या इनका पुनर्गठन तब किया जाता है जब कोई नई सरकार सत्ता में आती है या जो वर्तमान सरकार है वो अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करती है, क्योंकि सामान्यतः इसमें मंत्रिमंडल के सदस्य ही कैबिनेट समिति में शामिल होते हैं। आप जानते हैं जब मंत्रिमंडलीय समिति इसका नाम है तो जाहिर सी बात है कि जो मंत्रिमंडल के मंत्री होंगे वही इसमें शामिल भी होंगे। हालांकि कई मामलों में अन्य मंत्रियों को भी शामिल कर लिया जाता है। कैबिनेट समितियों का गठन किस प्रकार से किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल के कुछ चयनित सदस्यों के साथ कैबिनेट समितियों का गठन किया जाता है और उन्हें विशेष कार्य सौंपे जाते हैं, कुछ खास प्रकार के कार्य सौंपे जाते हैं कि इस क्षेत्र पर यह कैबिनेट समिति काम करेगी ताकि तेजी से उस क्षेत्र पर आगे बढ़ा जा सके। प्रधानमंत्री समितियों की संख्या में परिवर्तन कर सकते हैं तथा उन्हें सौंपे गए कार्यों में संशोधन भी कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री कर सकते हैं। साथ ही समिति की जो सदस्य संख्या है वो सामान्यतः 3 से 8 होती है। तो समिति में 3 सदस्य, 3 मंत्री मंडलीय समिति भी हो सकती है और 3 से लेकर के 8 सदस्य मंत्रिमंडलीय समिति हो सकती है। आमतौर पर केवल कैबिनेट मंत्री ही इन समितियों के सदस्य होते हैं। हालांकि गैर कैबिनेट मंत्री भी समितियों के सदस्य के रूप में बुलाए जा सकते हैं या उनमें शामिल किए जा सकते हैं और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भी गैर कैबिनेट मंत्रियों को इन मंत्रिमंडलीय समितियों में शामिल किया जा सकता है। भारत में वर्तमान में 8 मंत्रिमंडलीय समितियां हैं। इन समितियों के बारे में जान लेते हैं कि 8 मंत्रिमंडलीय समितियां कौन सी हैं। एक है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी मंत्रिमंडलीय समिति, एक है राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, एक है निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति भी एक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय समिति है। रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति महत्वपूर्ण समिति है, रोजगार और कौशल प्रदान करने, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति अपॉइंटमेंट्स कमेटी भी एक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय समिति है। इसके अलावा आवास संबंधी मामलों पर और संसदीय मामलों पर भी 2 महत्वपूर्ण कैबिनेट समितियां हैं। इसमें आवास संबंधी मामलों की कैबिनेट समिति और संसदीय मामलों की कैबिनेट समितियों को छोड़ करके सभी मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। केवल 2 को छोड़ करके इन 8 कैबिनेट समितियों की जितनी संख्या है, 8 कैबिनेट समितियों में से केवल 2 को छोड़ करके, आवास संबंधी मामलों की कैबिनेट समिति और संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति को छोड़ करके बाकी 6 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो हमें उम्मीद है कि आप कैबिनेट समितियों के बारे में सामान्य जानकारी आपने हासिल कर ली है और इनके बारे में आपका एक सामान्य व्यू बन गया होगा, दृष्टिकोण बन गया होगा। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यह है कि दृष्टि लर्निंग ऐप को अपग्रेड कर दिया गया है और अपग्रेड किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। अब इसके 3 महत्वपूर्ण फीचर होंगे अपग्रेडेड दृष्टि लर्निंग ऐप के, जिसके माध्यम से आप अपनी IAS-GS फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। एक फीचर है, इसका सबसे महत्वपूर्ण फीचर AI समरी। इसके माध्यम से आप अपने लंबे लंबे लेक्चर्स को बिंदु फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं और अपने लेक्चर को बहुत तेजी से रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा है AI क्विज। जो भी आपका लेक्चर चल रहा है उस पर आधारित आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर देकर के आप ये पता लगा सकते हैं कि किसी लेक्चर को आप कितना समझ रहे हैं और अपना भी स्व मूल्यांकन कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। तीसरा है आस्क मी ए क्वेश्चन। मुझसे कोई भी प्रश्न पूछे। ये एक रियल टाइम प्रश्नोत्तर सुविधा है। इसके माध्यम से आप जानते हैं कि आपके लेक्चर के दौरान अगर किसी भी प्रकार का संशय आपके दिमाग में होता है तो आप तुरंत प्रश्न पूछिए, तुरंत उसका उत्तर आपको मिलेगा। इससे आप अपने लेक्चर को और ज्यादा समृद्ध बना सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए अपग्रेडेड दृष्टि लर्निंग ऐप और इसका लाभ उठाइए। अब आज के टॉपिक से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है? सुरक्षा पर कैबिनेट समिति यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अध्यक्षता कौन करता है? आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।